हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको हिंदी साहित्य के बारे में बताऊंगी। हिंदी साहित्य को आप कैसे पढ़ें एक कहानी के थ्रू, कि किस तरीके से चीज़ों को कनेक्ट करें, कैसे कवियों को और उनकी रचनाओं को, उनके लेखन को किस तरीके से कनेक्ट करना है। तो वो मैं आज आपको बताऊंगी। आपने एनसीईआरटी की बुक देखी होंगी कि वो एक कहानी की तरह होती हैं, वो जल्दी लर्न भी हो जाती हैं और एक ईजी वे लगता है। तो हिंदी साहित्य को हमें किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से हमें जानना है उसके बारे में, तो मैं एक कहानी के थ्रू आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आप अपना परिचय दूं। मेरा नाम निशा मुरारी है और मैंने यूजी से नेट निकाल रखा है, टेट वगैरह भी निकाल रखे हैं। तो उसको जो है मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी आपको कि किस तरीके से मैंने पढ़ाई की और किस तरीके से आपको करनी चाहिए। वैसे पढ़ाई का वे सबका अपना अपना होता है, लेकिन एक कहानी के थ्रू किस तरीके से हम चीज़ों को कनेक्ट करेंगे, किस तरह चीज़ों को हम पढ़ेंगे, वो मैं आज आपको अपनी एक स्ट्रेटजी, एक जो रणनीति है हम किस तरीके से बनाएं, कैसे हम पढ़ें हिंदी को, तो वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप हिंदी पढ़ रहे हैं, कोई भी हिंदी साहित्य में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ना मोटा मोटा पढ़ना आना चाहिए। मोटा इन द सेंस कि सबसे पहले ना, जैसे कि हमें अपने भारत के बारे में जानना है, तो सबसे पहले हमें भारत का मैप जानना चाहिए कि भारत है कहाँ, एशिया में किधर है, या फिर पूरा जो विश्व है वो कितने कॉन्टिनेंट हैं, और कॉन्टिनेंट में एशिया कहाँ है और एशिया में भारत कहाँ है। इस तरीके से जैसे हम कोई किसी भी चीज़ को शुरुआत से पढ़ते हैं, उसकी जड़ से पढ़ते हैं ना, तभी चीज़ें समझ में आई हैं। चाहे आप 12th में हैं, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम जब पढ़ते हैं तो ऑलरेडी एग्ज़ाम के बतौर ही पढ़ते हैं कि हाँ बस एग्ज़ाम दिया, क्वेश्चन आंसर किए और हो गया। लेकिन जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, तो तब फिर हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके वहाँ पर जो 4 ऑप्शन आएंगे वो एक तरीके से आपको उलझाने वाले होंगे। तो ये चीज़ें हम उलझना कैसे कनेक्ट करें, तो वो हम आज समझेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे जो साहित्य है, 2 तरह की, देखो वो होती है हिंदी, एक होती है व्याकरण और एक होती है साहित्य। तो हम साहित्य पढ़ते हैं जो हमारे रचनाकार होते हैं, किस किस काल में कितने रचनाकार हुए, कब हुए और क्यों हुए, उन्होंने क्या क्या किया, अपने जीवन में क्या स्ट्रगल किया, तो वो चीज़ हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम जो चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हमें, जैसे कि हमने 4 काल याद किया। आपको पता है कि 4 काल हैं हिंदी साहित्य के, आदिकाल और आपका भक्ति काल, रीति काल और फिर आपका हो गया आधुनिक काल। 4 काल हो गए, और 4 कालों के कम से कम, जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो कम से कम 4 कवि लर्न होने चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आदिकाल में कौन कौन हुए। आदिकाल में आपके हो गए ये अमीर खुसरो हो गए, और ये विद्यापति, जगनिक और चंद्रवरदाई, ये 4 कवि हैं। तो वो आपको मतलब पूरे लर्न होने चाहिए कि आपको उनके बारे में पता हो। 4 कवि, सारे जो जितने भी आपके काल हैं उनके 4 कवि तो लर्न होने चाहिए। अब आप कहोगे आधुनिक काल के 4 कवि हम याद नहीं कर सकते, जैसे ये तो उसके हो गए, भक्ति काल के 4 हो गए, तुलसीदास, कबीरदास, रैदास और ये आपके सूरदास और मीराबाई कर सकते हैं। 4 कवि तो आपको ऐसे आपकी उंगलियों पर रटे हुए होने चाहिए। रीति काल के हो गए आपके घनानंद, पद्माकर, भूषण और शिवराज सिंह, ये सारे हो गए, ये 4 रीति के हो गए। अब आधुनिक काल को जो हम समझेंगे, तो आधुनिक काल 4 भागों में विभाजित किया गया है। आधुनिक काल को कैसे विभाजित किया गया? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और फिर प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग। अब ये जो मैं जब पढ़ती थी तो मेरे जो डाउट थे, मुझे लगता है सबके वही डाउट होते हैं। मैंने जब आधुनिक काल को पढ़ा, तो आधुनिक काल में प्रेमचंद के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, उनकी ईदगाह जो कहानी है, और भी बहुत सारी हैं, उपन्यास हैं, गबन, गोदान और भी उनके नमक का दरोगा। तो वो सब उनकी जो कहानियाँ हैं और उनके उपन्यास हैं, हम बचपन से पढ़ते आते हैं। तो मैं जब पढ़ती थी तो मैंने जब ये
4 युग पढ़े आधुनिक काल के, तो उसमें मैंने देखा कि कहीं भी प्रेमचंद जी नहीं है। मुझे तो डाउट आया कि ये प्रेमचंद क्यों नहीं है, जबकि हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्रेमचंद के बारे में। फिर पता चला कि प्रेमचंद ने तो कभी भी पद्य नहीं लिखा, कभी भी कोई कविताएं नहीं लिखी। उन्होंने सिर्फ कहानियां या उपन्यास वगैरह लिखे हैं। उन्होंने कभी नहीं लिखा कविताएं वगैरह। इसलिए उनको इसमें पद्य जो युग था, जो हमारे कविताओं वाला युग था, जो हमारे रचनाओं वाली थी, कृतियां वगैरह थी, उसमें कहीं नहीं रखा गया। उनके लिए अलग से गद्य युग बनाया गया। जैसे प्रेमचंद के पहला, प्रेमचंद से पहला, और प्रेमचंद युग, और फिर प्रेमचंद के उत्तरोत्तर युग। तो इस तरीके से उनको ही काल में बांट दिया गया है, क्योंकि उन्होंने पद्य में रचना नहीं की है, उन्होंने गद्य में रचना की है सारी। अब सबसे पहले मैं आज आपको अमीर खुसरो जी के बारे में बताऊंगी। आदिकाल के सारे कवियों के बारे में हमें ना एक कहानी की तरह लर्न करना है। तो मैंने आपको बताया 4 काल, ये तो आधुनिक काल के बारे में बताया। मैंने आपको बताया कि 4 काल होते हैं। तो 4 काल में सबसे पहले हम आदिकाल को पढ़ेंगे एक कहानी के थ्रू, ठीक है। तो आदिकाल में सबसे पहले कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो बहुत मतलब प्रख्यात हैं। अब उनको जो है जानना है तो उनके बारे में पहले जानना है, कहाँ के थे, क्यों थे, और वहाँ पे कौन था, और उनके गुरु कौन थे। क्योंकि उनके जीवन में जो जो घटनाएं आती हैं एग्ज़ाम में, या उनके बारे में आती हैं, या वो रिलेटेड है उससे, तो वो उन चीज़ों को, उन घटनाओं को हमें याद करके हम अमीर खुसरो जी के बारे में जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम उनके गुरु के बारे में जानेंगे। उनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। अब आप देखोगे कि जब इतना अच्छा साहित्यकार है, उन्होंने एक कथन कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ और मुझे हिंदी में बात कीजिए। उन्हें तूतीय हिंद इसलिए बोला जाता है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, एक कथन कहा था। तो और उन्होंने कितनी सारी पहेलियाँ, और एक थार मोती से भरा और सबके ऊपर औंधा गिरा, आकाश के लिए पहेली, मुकरियाँ, ढकोसले, और भी मतलब बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। तो और उनको खड़ी बोली का प्रथम रचनाकार भी माना गया है। तो उनको जो इतना माना गया है, तो जो कविताकार इतना महान होगा तो उसके बारे में, और या उसके गुरु कोई सामान्य तो होंगे नहीं। तो मैं उनके गुरु के बारे में सबसे पहले बताती हूँ। निजामुद्दीन औलिया थे। तो एक बार क्या हुआ कि एक मुगल शासक था हैरकजेब, तो वो वहाँ सर कहीं लड़ाई से, झगड़े से लौट के आ रहा था। तो उसने एक पैगाम भिजवाया लिख के कि ये जो है निजामुद्दीन औलिया को दे देना एक दूत से, कि मैं जब दिल्ली पहुंचने से पहले, जब सबसे पहले आपके पास आऊँगा और आपको मार डालूँगा, आप अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाएं। जब ये पैगाम निजामुद्दीन औलिया ने पढ़ा तो उन्होंने कुछ नहीं भेजा। उत्तर में उन्होंने जो दूत भेजा था उसके लिए लिखा था, जो हम एक स्टेटमेंट लिखा था, एक कथन लिखा था, जो हमारे कभी एग्ज़ाम में भी आता है और हम आम बोलचाल की भाषा में भी उसे यूज करते हैं। जैसे कि दिल्ली अभी दूर है, मतलब अभी दूर है किसी भी कार्य को करने के लिए, अभी टाइम है, अब दिल्ली अभी दूर है। तो दिल्ली अभी दूर करके लिखा था उन्होंने, ऐसे करके भेजा। अब उसने वो समझा नहीं कि इनका मतलब क्या है, क्योंकि वो तो अपने जो उसने जीत लिया था, जो जहाँ से वो जीत के आ रहा था, तो उसमें मस्त था। फिर वो आगे बढ़ा थोड़ा सा, तो एक जगह वो रात हो गई और रुक गया, और एक आंधी ऐसी आई कि उसमें जो है वो आंधी में गिर गया, और उसका टेंट वेंट उसने रात को लगाया और गिर गया वो टेंट उसके ऊपर, और वो मर गया। तो वो इतने थे, भविष्यवाणी करना जानते थे। उन्होंने ही बोला था दिल्ली अभी दूर है, और जो अमीर खुसरो थे वो उनको अपना गुरु मानते थे। जब एक बार उनकी मृत्यु हो गई निजामुद्दीन औलिया की, तो ये मिलने आए। आपको पता है कि जो मुसलमान होते हैं उनके यहाँ क्या करते हैं कि किसी भी कोई आदमी मरा हुआ होता है तो उनके ऊपर ब्लैक मतलब कपड़ा डाल देते हैं। तो उन्होंने एक पंक्ति लिखी थी, वो भी पूछी जाती है कई बार, कि गोरी सोवे सेज पे
मुंह पे डाले केस, उन्होंने कपड़े को केस बताया, मुंह पे डाले केस, और चल खुसरो यहाँ से सांझ हुई चहुँ देश, मतलब सब जगह अंधेरा हो गया अब तेरे लिए, रात हुई चहुँ देश। तो मतलब उन्होंने ये बोला कि पूरे सब जगह अंधेरा हो गया है, अब तू यहाँ से चल। तो इस तरीके से वो वहाँ पे उनके मृत्यु के बाद काफ़ी दुखी हो गए थे अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो के बारे में खड़ी बोली का प्रथम वहाँ मतलब कवि कहा गया है उनको, तूतिए हिंद कहते हैं उनको। और उन्होंने ही जो है ये स्टेटमेंट दिया था, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ और मुझे हिंदी में बात कीजिए। इस तरीके से हमने जो है अमीर खुसरो के बारे में जाना, उनके जो रचना थी खालिक बारी, हालाते कन्हैया, नजराने हिंद, और आपके ये मुकरियाँ ढकोसले, ये सब उन्होंने किया तो लिखे। तो मैं वही आपको कह रही हूँ कि आप किसी चीज़ को सीक्वेंस में पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगी। और अगले उसमें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगले वीडियो में मैं विद्यापति और चंद्रवरदाई के बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, ओके, बाय बाय।